नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 33 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की भूगोल का दूसरा अध्याय। हम पहला अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी गलतियाँ हैं उसको कमेंट में ज़रूर मुझे बताएँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब छोटे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर हो नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुमार का पहिया लट्टू घूमता है, और ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों और महासागरों को उनके लिए सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। जो गोला होता है बिल्कुल, जो सुई से बीच में हम जैसे आलू के या गेंद के बीच में सुई को डाल देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से एक आपस में बीच में टकराती हैं। एक बिंदु है, जो दो बिंदु हैं उनसे होकर सुई गुजरती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं उसको, उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में एक ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो भी है ये हम कल्पना ही करते हैं। कल्पना रेखा होते हैं, काल्पनिक होती हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। उसको हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी एक ही काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त में ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त में से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा, कितना होगा? पूरी घूम जाएगी गोला के ऊपर से, यानी कि ग्लोब के ऊपर से, तो उसका कितना माप हो जाएगा? 360 अंश, यानी कि 1/4। इसके 90 अंश होते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश जो होता है वो दक्षिण अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः कैसे लिखते हैं? जैसे इसे उत्तरी या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जो जैसे उत्तर है उसको उ और दक्षिण है उसको द से उसको क्या करते हैं? हम व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटो के विषुवत दक्षिण में होते हैं। क्या है? अगर मुंबई में है तो उत्तर है, अगर हॉरिजॉन्टल यानी कि तो कहाँ पे है? दक्षिण में है।
चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है क्योंकि वो टेढ़ी हो जाती हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से होते हैं? विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, पहली होगी। दूसरी कौन सी है? दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण होगी। और तीसरी कौन सी है? विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तर ध्रुव। और चौथी है विषुववृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिण ध्रुव वृत्त के। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कहाँ पर है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये आंसर बन गया है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा यानी कि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती जाती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव में वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुवता, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य अक्षांश से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ये 3 हो गए, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के ताप के कटिबंध है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा पाई जाती है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित डोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। तथा क्या होता है कि उनके बीच की दूरी जो होती है देशांतर की अंशों से मापा जाता है। जो अंश है वो मापने के लिए काम होता है देशांतर रेखाओं को। प्रत्येक अंश को मिनट में या मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं में या जो अक्षांश होती हैं बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है। देशांतर क्या होती हैं? थोड़ी टेढ़ी होती हैं, लंबाई समान होती है और इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, गुजरने वाली यमतोर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर की प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर ता 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। जो अक्षर है हमारा अक्षर क्या है? पूर्व के लिए भी पू, पूर्व के लिए कौन सा अक्षर यूज होगा? पू। और पश्चिम के लिए कौन सा अक्षर होगा? पी यानी कि पै। कहाँ से हम क्या कहेंगे? पश्चिम उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये दोनों जो है ना, ये देखो ग्लोब में दिखाई दे रखा है कि दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश और समांतर रेखाओं और देशांतरीय यमोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। लेकिन इन पे ग्रिड बनी हुई है टेढ़ी वाली, उनको ध्यान से देखो।
अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आसाम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले ध्रुवाधुर रेखाएं खींचिए। जो चित्र दिया हुआ है 2.7 वाला चित्र जो दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखना अब, ठीक है। इसमें कोई इतना खास नहीं है कि इसमें आप मैप में देखकर आसानी से आप इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। ये जो है 2.7 का जो पूरा ग्लोब का मानचित्र दे रखा है, इस पर आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देशांतर और समय क्या होता है, ये टेबल दिखाई गई है जो कि 2.8 में है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यह स्वाभाविक है, सभी जानते हैं। यह पूर्व विश्व में सबसे निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। क्या है कि जो स्थानीय समय है ना, का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई, जैसे आप लोगों को पता है हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं हमारी परछाई बन जाती है, उसके हिसाब से हम समय का पता आराम से लगा सकते हैं। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जब हम दोपहर के 12-1 बजे होते हैं, उस टाइम हम अपनी परछाई को देखेंगे तो हमारी बिल्कुल पास में होती है, बट जब वो धीरे धीरे शाम होने लगती है तो हमारी परछाई दूर तक चली जाती है, काफ़ी लंबी दूर चली जाती है, इसीलिए उसे समय का अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि जब वो जो ग्रीनिच है ना, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु, आकाश में जो सबसे ऊंचा बिंदु है उस पे होगा ना, तो उस समय उसमें दोपहर का समय माना जाता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है पृथ्वी कहाँ से चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, यानी कि जो ग्रीनिच है उनके जो स्थान है पूर्व, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। क्यों, क्या करेंगे, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा जो पश्चिम में है। जो पश्चिम में है ना, पश्चिम से स्टार्ट होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है, तो जाते जाते वो समय बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनके टाइम में काफ़ी फ़र्क होता है। उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। जो ग्रीनिच का टाइम होगा पश्चिम में, वो जब वो पूर्व में जाता जाता 15 डिग्री का हो जाता है, 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री कम होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, 11 बजे होंगे। यानी पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ समय के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, जब सबसे यानी कि दोपहर में 12 बजे उच्चतम बिंदु होता है 12-1 बजे, तो दोपहर में उस समय घड़ी में कितने बजे होंगे, यानी कि 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ये तो सभी जानते हैं आप लोग कि भाई जब भी उच्चतम बिंदु होगा यानी दोपहर होगी, उस टाइम 12 बजते हैं, ठीक है। दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी राज्यों को स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित
स्थानों को स्थानीय समय में अंतर होता है। अपने इंडिया में भी है, काफ़ी फ़र्क है, आने वाले भी पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारिका और आसाम में डिब्रूगढ़, आगे ना, भारत में जो गुजरात का द्वारिका है, जो द्वारिका में और आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि दोनों पूर्व ही हैं, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि भाई एक जो कबीर है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि से नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे रहा, यानी कि सुबह के टाइम शुरू होगा और भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। नहीं, लंदन में जो 2 बजे होंगे उस टाइम इंडिया में 7:30 बजे होंगे और देर रात्रि से समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में कितना अंतर है? भारत और ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 मिनट आगे होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। जबकि इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों की देशांतरीय विस्तार अधिक होता है और जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय अक्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय अक्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक अक्षेत्र को घेरता है। कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार एक गोलाकार नहीं है। इसका ये आंसर बनेगा कि वह गोलाकार नहीं है। ग्लोब क्या है? ग्लोब वो हैं जो जिन पे हम महासागर, महाद्वीप और जहाँ देश बसते हैं उसे ग्लोब कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री। सिंपल सा उत्तर है। ये 3 जो मैंने अभी तापमान कटिबंध बताए थे आपको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और एक आप कमेंट में लिख के मुझे बताना। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि ये दोनों ही बीच में होती है, 0 डिग्री पर होती हैं। जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? देखो ये आ गया ना आंसर, जो अब अभी आएगा। क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि भारत के ग्रीनिच पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे है और लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में उस टाइम 7:30 बजेंगे। सही उत्तर पर चिन्हित करते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की 180 उधर है, 180 उधर है, यानी कि 180 का संख्या होती है उनकी। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गोलार्ध पर। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का। खाली स्थान भरें। मकर रेखा क्या है? कहाँ पर स्थित है? अक्षांश पर। बात का मानक यामोत्तर 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। देशांतरों के बीच की दूरी घटती है या बढ़ती है? वो घट जाती है और उत्तर ध्रुव वृत्त यानी उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते हैं। पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी मेरी त्रुटियां हैं उनको कमेंट में लिख कर बताएं ताकि मैं इसको सुधार सकूं।